दूसरा पाठ है बचपन। इस पाठ की लेखिका है कृष्णा सोबती। जो लिखने वाली औरत होती है, महिला होती है, उसको हम लेखिका कहते हैं। अगर कोई लिखने वाला पुरुष होता है उसे हम लेखक कहते हैं। अब क्योंकि इस पाठ को लिखने वाली एक महिला है, स्त्री है, उसका नाम है कृष्णा सोबती, उसको हम कहेंगे लेखिका। उन्होंने अपने बचपन की कहानी को, बचपन को, स्मरण को, संस्मरण को, बचपन को याद करके कुछ बातें लिखी हैं, उसको कहते हैं संस्मरण। इसे कहते हैं याद, यादगार। बचपन को याद करके उन्होंने जो लिखा है उसे कहते हैं संस्मरण। ये एक बचपन की यादगार है। जैसे आप लोग इस समय अपनी बाल्यावस्था में है, बचपन की अवस्था में है, आप लोग की उम्र 9, 10, 11 वर्ष है, वैसे ही जिस समय वो लेखिका कृष्णा सोबती 8 या 10 साल की थी तब की ये बात वो लिख रही है। बचपन, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी, यानी अपने बचपन की बातें बता रही है। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी, अर्थात मैं तुम लोगों को अपने बचपन की बातें बता रही हूँ। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी। यानी जो लेखिका है आप लोगों से उम्र में बहुत अधिक है, उनकी उम्र 40, 45, 50 वर्ष की लगभग हो गई होगी। यानी आप लोग सन 2000 के बाद पैदा हुए होंगे और वो सन 2000 से पहले, पिछले सदी में वो पैदा हुई थी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं, जीजी, दीदी कहकर पुकारते हैं। हाँ, मैं उन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। यानी हाँ, मैं इन दिनों माने इस समय कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना, और सयाना मतलब अधिक उम्र वाली, अधेड़ उम्र की, बड़ी उम्र की महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी, यानी जो मेरा जन्म था पिछली शताब्दी माने 2000 से, सन 2000 से पहले पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, यानी मैं अपने बचपन में रंग बिरंगे रंगीन कपड़े पहनती रही हूँ। उस रंग का नाम बता रहे, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो। अब उन रंगीले रंग बिरंगे कपड़ों में मेरी रुचि नहीं है, अब सफ़ेद कपड़े पहनने की मेरी रुचि है, मेरी यानी लेखिका की। मैं भी सफ़ेद कपड़ा पहनता हूँ और मुझे सफ़ेद कपड़े भी पसंद हैं। लेखिका को भी जब आदमी का उम्र जब बड़ा हो जाता है, 40-50 वर्ष की उम्र में, तो उसको रंगों के प्रति उसका लगाव नहीं होता है। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी है। पहले फ्रॉक, फिर निकरवाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ता पहनती हूँ। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है, यानी बचपन में जैसा मैंने फ्रॉक कुछ पहने थे उसको अब तक याद है। कैसे कैसे फ्रॉक मैंने पहने थे आप सुन लीजिए, मैंने नहीं, लेखिका ने। हल्की नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक ये लेखिका ने पहने, गोल कॉलर और बाजू पर गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंग रिबन का चलन था। मैंने जेब जो फ्रॉक पहनते थे, फ्रॉक में जेब के ऊपर रुमाल और जो बालों में रंग बिरंगे रिबन का चलन था, तो उस समय चलता था। लड़कियां अपने बालों में रंग बिरंगे रिबन लगाती थी। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंगी थी। 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का अंदर की कोटी प्याजी और दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। पन्ना पलटेंगे, अगले पेज पर देखिए। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। आजकल आप लोगों के मोजे जो है मम्मी को धोना पड़ता है, तो नौकर चाकरों को भी धोना पड़ता है। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। वह नौकर या नौकरानी को नहीं कहे जा सकते थे, यानी नहीं दिए जा सकते थे। नौकर और नौकरानी को मोजे नहीं दिए जा सकते थे। इसकी सख्त मनाही थी, मैंने अपने मोजे अपने आप साफ करने होते थे।
हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, माने इतवार माने रविवार के सुबह, संडे के दिन हम लोग इसी में लग जाते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती थी। जब हम जूते को ब्रश से या कपड़े से रगड़ते हैं तो चमक उभरने लगती है, मतलब जूते चमकने लगते हैं। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले कहीं ज़्यादा आरामदेह है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, शू माने जूते आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। जो आजकल के जूते हैं पहले के जूते से ज़्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता, यानी नए जूते पहन करके हमारे पैर में, हम लोग के पैर में छाले आ जाते थे और उसका इलाज भी होता था। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। रुई इसलिए रखते कि उसको मोजे के अंदर लगा देते ताकि पैरों में छाले ना आते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में बहुत फर्क हो चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। शनिचर का मतलब शनिवार। शनिवार हफ्ते में एक बार शनिवार के दिन ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था। मतलब जैतून का तेल और कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल होता है, उसे अरंडी बोलते हैं। पेट साफ करने के लिए बहुत अच्छी औषधि है। तो जैसे कीड़े की दवा हम खाते हैं हफ्ते में एक बार, पेट में कीड़े नष्ट होते हैं, वैसे ही पेट साफ करने के लिए ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता है। तो ये एक मुश्किल काम था। इसका स्वाद बहुत ही खराब होता है, कड़वा होता है, मुंह बिल्कुल फीका पड़ जाता है। तो शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। माने पीने का मन नहीं लगता है कि माने वो उसकी गंध है हमारे नाक में आ गई है। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते थे। एक छोटे शीशे का गिलास होता था, उस पर निशान पड़े होते थे कि कितने मात्रा में आपको ये ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना है। उन्हें देखते ही मितली होने लगती थी। मितली का मतलब उल्टी करने की इच्छा, जी मिचलाना, मितली। मितली उल्टी की इच्छा तो मितली कहते हैं। जैसे जी मिचलाना आप बोलते हैं उसे। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते तो वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। शनिवारी माने शनिवार के दिन पीने वाली दवा को अगर हम नहीं पीते तो भी कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। हमारा पेट वगैरह, हमारा सब स्वास्थ्य सही था, फिर भी हमें पिलाया जाता था। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। माने हमारा समय माने हमारे बचपन के दिन और तुम्हारे बचपन के दिन कितने अलग अलग हैं। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई है। जो बचपन में हम जिस चीज़ को पसंद करते थे वो आप लोग उस चीज़ को नहीं पसंद कर रहे। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। माने मनोरंजन के लिए ग्रामोफोन का प्रयोग होता था। आजकल की तरह रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। आज रेडियो और टेलीविज़न से हम मनोरंजन करते हैं, गीत सुनते हैं। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है। जो हम बचपन में कुल्फी खाते थे वो आज आप लोग आइसक्रीम में बदल गया। आप लोग को आइसक्रीम अच्छी लगती है। कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गए। हम लोग कचौड़ी समोसा खाकर ही हम मन बहलाते थे। हम लोग को कचौड़ी समोसा ही अच्छे लगते थे, लेकिन आप लोग को पेटीज अच्छी लगती है। शहतूत, फालसे और खसखस के शरबत को पेप्सी में हम लोग पेय पदार्थ के रूप में शहतूत, फालसे और खसखस के शरबत पीते थे। और आप लोग कोल्ड ड्रिंक, अनेक प्रकार के कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, जैसे थम्स अप, पेप्सी, कोका कोला इत्यादि पी रहे हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड बिम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। यानी जो बच्चे शिमला और दिल्ली में पले बढ़े हैं उनको वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री बहुत अच्छी लगती थी।
मजा देने वाली यानी आनंद देने वाली होती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाने की। मैंने शिमला माल से, शिमला का जो बाजार है उसके बाजार से ब्राउन ब्रेड लाने की ड्यूटी लगती थी हम भाई बहनों की, यानी हम भाई बहन शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाने के लिए चले जाते थे। हमारा घर माल से ज़्यादा दूर नहीं था। माल माने वही बाजार, शहर का जो मेन बाजार होता है उसे मॉल कहते हैं। तो हमारा घर माल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच गए। थोड़ी सी चढ़ करके गिरजा मैदान पहुंच जाते, वहां से एक उतराई और उतरते ही माल पर पहुंच जाते थे। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी, माने मन को अच्छी लगती थी पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू कन्फेक्शनरी काउंटर पर। एक हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। वैसे चॉकलेट हम लोग को नहीं खाना चाहिए, आप लोग छोटे बच्चों को नहीं खाना चाहिए, दांत सड़ते हैं। फिर भी जो है उनके हमारे माता पिता यानी लेखिका के माता पिता ने एक हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट दे रखी थी। तो हमें एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता था। माने स्टॉक का मतलब उसके संग्रह। हाँ, मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती थी, साइड में बोर्ड पर रख देती थी और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा लेकर खाती। अपना थोड़ा थोड़ा मुंह में लेकर, जैसे आप लोग अच्छी चीज़ों को अपना थोड़ा थोड़ा लेकर के मजा लेकर के खाते हैं, वैसे ही लेखिका भी मजा लेकर के उन चॉकलेट को खाती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं। मतलब शिमला के जो फल हैं बहुत ही याद आ रहे हैं। खट्टे मीठे फल, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रसभरी कस्मल, सोच कर ही मुंह में पानी भर आते हैं। उन फलों के बारे में सोच कर ही मुंह में पानी आ जाता है, माने उसको खाने की इच्छा हो जाती है। मुंह में पानी आना एक प्रकार का मुहावरा है, यानी उसको खाने की इच्छा होना, मुंह में पानी भरा है। चेस्टनट एक गजब की चीज है। चेस्टनट एक प्रकार का पहाड़ी फल है जो हार्ड होता है, उसे फोड़कर खाते हैं। तो चेस्टनट एक गजब की चीज है। आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार करके मुंह में खाए जाते। चने जोर गरम और अनारदाने का चोड़। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है। मेरे चने जोर गरम की जो पुड़िया, कागज की पुड़िया बनाई जाती है, वो जो उस समय थी हमारे समय में, वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में मेरा हाथ का कमाल था। मैंने हाथ का कमाल था, मैंने हाथ की कुशलता थी। कमाल का मतलब हाथ से बनाने की कुशलता थी। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली तक पहुंच जाए। मैंने ऊपर से चौड़ी होती थी और नीचे से पतली होती थी। जैसे आप शंकु का आप देखा ना, शंकु की आकार का, जैसे ये है ऐसे। इस आकार का, यहाँ पर थोड़ा सा और चौड़ा होता है। यहाँ पर चने वगैरह अपना भर दिया जाता था, यहाँ से अपना खाते थे। यहाँ थोड़ा सा और कोनी होती थी, पतली। चने जोर गरम और अनारदाने का चोड़। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अभी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में मेरा हाथ का कमाल था। मैंने हाथ का कौशलता, कुछ विशेषता थी। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली तक पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम, उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था, तब बच्चे गाते थे। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते। मैंने पुड़िया जो चने जोर गरम की जो पुड़िया होती थी उसमें चना वगैरह होता था, उस पर तेज मसाला बुरकवाते थे, मैं छिड़कवाते थे, छिड़कवाते थे। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती थी। जब तक पूरा गिरजा मैदान हम लोग घूमते तब तक ये पुड़िया, चने जोर गरम की पुड़िया चलती थी। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालते और कदम उठाने में एक खास ही रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं। छुटपन में बचपन में हमने शिमला रिज पर बहुत ही मजे किए हैं, बहुत ही आनंद लिए, मजे किए, आनंद लिए हैं। घोड़ों की सवारी की शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता है। जल्दी क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, कमतर का मतलब कम समझते थे।
उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हृष्ट पुष्ट और खूबसूरत। उनकी बात फिर कभी, ननिहाल के घोड़ों के बारे में हम फिर कभी और बात करेंगे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता है इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हो। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही है। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। शिमला और कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन का छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंभा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देख करके बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। मैंने जहाजों को देख करके ऐसा लगता था एक बहुत भारी भरकम पक्षी आकाश में पंख फैला करके उड़ा जा रहा है। यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड भी इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है? इस उम्र में ऐनक, इस उम्र में चश्मा लग गया? दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। यानी डॉक्टर साहब कहा करते थे कि इस ऐनक को कुछ देर पहन लो, कुछ दिन पहन लोगी तो फिर उतर जाएगी, यानी तुम्हारी आंखों की रोशनी फिर वापस आ जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा, मैंने आंखों का नंबर और बढ़ता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। कहने का मतलब है कि जब हम दिन में जो काम करना है, दिन में पढ़ना है, दिन में नहीं पढ़ेंगे और दिन की रोशनी को छोड़ करके अगर हम रात में ही अपना काम करेंगे, रात में पढ़े लिखेंगे तो हमारी आईसाइट वीक होगी ही और हमारे आंखों पर चश्मा लगेगा ही लगेगा। जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। चश्मा लगाने पर मेरे चचेरे भाई ने मुझ पर जो आक्षेप लगाया, मुझ पर मेरी जो जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो कैसे लग रही है। मुझे देख करके, चश्मा लगाते हुए देख करके वे मुझे चिढ़ाने लगे थे और आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो चश्मा पहन करके मेरा चेहरा ऐसा लगता था जैसे मेरा चेहरा लंगूर का हो, ऐसा हमारे चचेरे भाई ने मुझे चिढ़ाया। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है। मैं बहुत अप्रसन्न हुई, दुखी हुई, नाराज हुई कि मुझ पर मेरे लिए यह कविता क्यों दोहराई जा रही है। यह शेर बुरा न लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही, सूरत बनी लंगूर की। क्या कहीं मैं लंगूर जैसे तो नहीं लग रही हूँ। फिर अपने आप सोचती नहीं, फिर सोचती हाँ ऐसे ही लग रहे, लंगूर जैसे लग रहे। कभी नहीं और कभी हाँ ऐसा मुझे लग रहा था। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी। अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। अब तो चश्मा पहनने में मुझे कोई शर्म नहीं है। जब कभी
जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। जब अपने चेहरे से चश्मा उतार देती हूँ तो मेरा चेहरा खाली खाली लगने लगता है। कहने का मतलब अब तो मुझे चश्मे की बिल्कुल आदत सी पड़ गई है। चश्मे के बिना मेरा चेहरा अच्छा ही नहीं लगता। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर का सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ।